गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये टॉपिक शायद नाम से थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन बिलीव मी, अगर आप इसे एक बार कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे तो एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्सेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ईसीजी जैसे टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। हमारे बॉडी की हर सेल्स के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की हर सेल्स के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। इन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से ही हमारी बॉडी के नर्व सिग्नल्स भेजते हैं, इम्पल्सेस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से ही हमारी बॉडी के नर्व सिग्नल्स भेजते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हार्ट कंटिन्यूसली बीट करती रहती है। अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ना हो तो हम ना मूवमेंट कर पाएंगे, ना ही फील कर पाएंगे और ना ही हार्ट फंक्शन करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ना हो तो ना तो हम मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक, और ना ही हार्ट हमारा बीट कर पाएगा, ठीक है, और ना ही फील कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है, कैसे बनता है, किस वजह से मेंटेन रहता है और बॉडी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, बॉडी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज हम ये समझेंगे। तो ये आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपको नोट करना है तो नोट भी करते रहिएगा, रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है क्लास, क्योंकि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टॉपिक है, चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसे आज हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया, ये क्या होता है, ये क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ये डिफरेंस इनमें भी क्या होता है, इनमें अलग अलग डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग वर्क करती हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारी बॉडी के नर्व सिग्नल्स भेज पाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, और हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर पाता है। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स ना हो तो क्या होगा, मूवमेंट कर नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारा हार्ट बीट कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी तक आपको 2 बार बता दिया है। ठीक है, तो अब हमारा डेफिनीशन है। डेफिनीशन में दिया हुआ है, बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सिंपल मतलब है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। याद रखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तभी बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल ना हो। ठीक है, कब बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल ना हो। जैसे अगर एक रूम में 100 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे रूम में भी 100 स्टूडेंट्स हैं, तो डिफरेंस 0 है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, 0। लेकिन अगर एक रूम में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे रूम में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर और बाहर आयंस की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर और बाहर आयंस की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वोल्टेज क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वोल्टेज क्रिएट होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इसी वोल्टेज को हम बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का रोल है। ठीक है, अब इसमें सेल मेम्ब्रेन का रोल दिया हुआ है, आयन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि जो बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब हर आयन मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रीली पास नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? हर एक आयन, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रीली पास नहीं कर सकता। कुछ आयन ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आयन फ्रीली मूव करते हैं। ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ही इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या करती है? ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ही इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट करती है अगर मेम्ब्रेन सब आयन को फ्रीली पास होने दे। अगर मेम्ब्रेन सारे आयन को फ्रीली पास होने दे तो अंदर और बाहर के आयन इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा? अंदर और बाहर के जितने भी आयन हैं ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया सेल मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें वही दिया हुआ है। देखो, हमारा जो सेल है ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, ये जिसको सेलेक्ट करेगा उसी को परमिट देगा अंदर आने की, और जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे डिफरेंस आयन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो डिफरेंट आयन्स हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते, और जो क्रॉस करेंगे वो अंदर चले जाएंगे। ठीक, तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, किस आयन को उसको अंदर जाने देना है और किसको बाहर जाने देना है। अगर दोनों इक्वल हो गए, दोनों साइड में आयन्स इक्वल हो गए, तो क्या होगा? बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, और अगर अनइवन रहेगा तो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना रहेगा। जैसा कि इमेज में आप बेसिक कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आयन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आयन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आयन डिस्ट्रीब्यूशन में है कि इसमें सेल के अंदर और बाहर कौन कौन से आयन्स होते हैं। देखिए, ठीक है, इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल्स इसमें दिया हुआ है। आउटसाइड द सेल देखते हैं पहले। इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें होता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, और ये कैसे अमाउंट में होती है? हाई अमाउंट में होती है आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम होती है, और वो भी हाई में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसमें पोटेशियम प्रोटीन आयंस होते हैं। ठीक है, और सोडियम होते हैं। पोटेशियम और प्रोटीन एनायंस होते हैं इसमें हाई अमाउंट में, और सोडियम लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है,
यही अनइक्वल जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का सबसे बड़ा रीज़न है एक सिंपल, ठीक है, चलिए एक सिंपल ट्रिक से याद रखते हैं। जैसे Na मीन्स सिंपल मैं बताऊँ, ना बाहर और के अंदर, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है जो इंट्रा सेलुलर है के है, ठीक है, के अंदर है, और सोडियम Na है तो ये बाहर है, ठीक है। ये सिंपल, एकदम सिंपल ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP, इसमें क्या दिया हुआ है। अब मान लीजिए सेल रेस्ट पर है, हमारा सेल क्या है, रेस्ट पर है, मतलब कोई इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही, ठीक है, कोई भी इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रहा। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट। इस टाइम सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इस टाइम क्या होता है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV होता है। नॉर्मल कितना होता है, -70 MV होता है। इसका मतलब इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। ये वोल्टेज ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। ये वोल्टेज क्या कहलाता है, यही वोल्टेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनसाइड नेगेटिव क्यों होता है, तो चलिए अब इसे समझते हैं। बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन कैसे होता है, ठीक है। तो बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन होने के 4 मेन रीज़न हैं। अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, Na बाहर ज़्यादा होता है और K अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है, ठीक है, ना बाहर और K अंदर, ठीक है। इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा परमिएबल होती हैं पोटेशियम के लिए, ठीक है। मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा किसके लिए परमिएबल होती हैं, पोटेशियम के लिए। पोटेशियम बाहर लीक करता रहता है, पोटेशियम क्या करता रहता है, बाहर लीक करता रहता है, लेकिन सोडियम ईज़िली अंदर नहीं आ पाता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सोडियम ईज़िली अंदर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव होता चला जाता है, और इसी वजह से जो इनसाइड है उसका वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव होता चला जाता है। नेक्स्ट है इम्परमिएबल नेगेटिव प्रोटीन। तो इसमें दिया है सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करते, इसीलिए नेगेटिव चार्ज अंदर ही ट्रैप्ड रहता है, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, अंदर ही रहता है, अंदर ही ट्रैप्ड हो जाता है। ये भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेंटेन करता है। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन बाय Na के पंप
एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, देखिए दिया हुआ है। तो इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, ये एटीपी यूज़ करता है। ये क्या यूज़ करता है? ये एटीपी का यूज़ करता है। हर साइकिल में सोडियम आयन बाहर भेजता है। हर साइकिल में सोडियम क्या करता है? आयन को बाहर भेजता है और पोटेशियम आयन अंदर लाता है। पोटेशियम क्या करता है? सोडियम आयन बाहर भेजता है और पोटेशियम आयन्स को अंदर लाता है। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव आयन बाहर ज़्यादा चले गए, ठीक है। पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो ज़्यादा बाहर चले गए, अंदर कम आए, ठीक है, अंदर कम आए। पोटेशियम कम लेके आया और सोडियम ने ज़्यादा भेज दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? सेल और भी नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा? और भी नेगेटिव बन जाएगा। इसी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। इसी वजह से क्या रहता है? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वो पोटेंशियल मेंटेन रहता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दिया हुआ है जो बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब सवाल है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना? बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो नर्व इम्पल्सेस, जब नर्व सिग्नल्स ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही चार्ज होता है। क्या होता है? जब नर्व सिग्नल ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही चार्ज होता है। इसी को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं बनाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग सब इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसे इम्पल्सेस नहीं मिल रहे हैं। इम्पल्सेस क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क नहीं कर रहा है ना। तो इसी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कम करेगी, ठीक है। और तो वॉकिंग रुक जाएगी, रनिंग रुक जाएगी, लिफ्टिंग रुक जाएगी, सब इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्ट पे, हार्ट की हर बीट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। हार्ट की हर बीट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से ही स्टार्ट होती है। इसी वजह से ईसीजी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी वजह से क्या होता है? ईसीजी रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रीशन। कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू क्या करती हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करती हैं। अब इन्हें अगर नहीं मिलेगा इम्पल्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो कैसे ये हार्मोन को रिलीज़ करेगी? इनके लिए भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़रूरी है, सिग्नल्स ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल कम्युनिकेशन। सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू करती हैं, ठीक है। सेल्स भी कैसे कम्युनिकेट करती हैं? एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही कम्युनिकेट करती हैं। और जो अगर इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं होंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है, इसमें क्लिनिकल इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं। आप थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट समझते हैं। जैसे अगर सोडियम या पोटेशियम का लेवल बॉडी में एबनॉर्मल हो जाए तो बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है। उससे पेशेंट में मसल वीकनेस, पैरालिसिस, अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट, कन्वल्जन, नर्व कंडक्शन डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें इसके इम्पोर्टेंस अभी पढ़े। ठीक है, इम्पोर्टेंस में क्या क्या था? इसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्सेस, किसके लिए इसेंशियल है? नर्व इम्पल्सेस के लिए। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल सेल एक्टिविटीज़ के लिए, सेल वॉल्यूम रेगुलेशन के लिए। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा एक टॉपिक छूटा है, मुझे लगता है जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये हमारा छूटा हुआ है, तो इसे भी मैं कवर करती हूँ थोड़ा सा। जैसा आपको इसमें दिख रहा है, इमेज शो हो रही होगी। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इमेज में 5 फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है, इमेज में क्या दिए गए हैं? 5 फैक्टर दिए गए हैं। अब इन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। ठीक है, इमेज में जैसे दिया गया है, इमेज में आप लोग देख सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन NaKCl और Ca। ठीक है, जैसे अगर अंदर और बाहर आयन इक्वल होते हैं, वोल्टेज कभी नहीं बनता। ये मैंने अभी आपको ऐसे समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार और समझा दे रही हूँ। ठीक है, अगर अंदर और बाहर आयन इक्वल होते हैं तो वोल्टेज कभी नहीं बनता। बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सिर्फ बनता है जब आयन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर 2, तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, तो सेल मेम्ब्रेन हर आयन को इक्वल परमिशन नहीं देती। मैंने बताया था आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि सेल क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन हर आयन को इक्वल परमिशन नहीं देती। पोटेशियम आसानी से मूव करता है, सोडियम को रिस्ट्रिक्शन होती है। पोटेशियम क्या करता है? आसानी से मूवमेंट करता है, और उसी जगह सोडियम को रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसीलिए अनइक्वल मूवमेंट की वजह से वोल्टेज क्रिएट होता है। इसीलिए क्या होता है? अनइक्वल मूवमेंट की वजह से वोल्टेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा परमिएबिलिटी मोर फॉर K+ एट रेस्ट। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए सबसे ज़्यादा परमिएबल होती है, इसीलिए पोटेशियम बाहर लीक करता रहता है। ये लीकेज मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करती है। इसी पॉइंट को हमें समझना था जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इम्प्रीमेंट नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्रीमेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इनसाइड, ये प्रोटीन बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक, इसीलिए सेल के अंदर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज बना रहता है।
ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए क्या होता है वहाँ पर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज बना रहता है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप। इसमें क्या होता है, इस पंप को एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एटीपी एनर्जी यूज़ करता है। हर साइकिल में 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। इसी प्रोसेस से आयन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल रहता है। अगर ये पंप काम करना बंद कर दे तो धीरे धीरे आयन ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। इसके बाद क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी बताए, कुछ एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल्स वाला भी बताया मैंने आपको, मसल सेल्स वाला भी बताया, ठीक है। पेसमेकर सेल्स ऑफ द हार्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो पेसमेकर सेल है हार्ट की, वो भी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है। ग्लैंड सेल्स सिक्रीशन के लिए नॉर्मल वैल्यू क्या है, लिखा हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर दिया हुआ है हाउ बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज मेंटेन। तो क्या दिया हुआ है, ATPs pump actively transport 3Na ions out and 2K ions into the cell using ATP, ठीक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स थे, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, आयन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, आयन डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली होंगे तभी बायो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होगी, ठीक है। इनसाइड द सेल इज़ नेगेटिव और इसकी वॉल्यूम दी हुई है, मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड परमिएबिलिटी, ठीक है। तो क्लास अभी तक हमने इसमें पढ़ा बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट भी देखा। अगर ये नहीं होगा तो सेल चार्ज नहीं रहेंगे, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, नर्व इम्पल्सेस नहीं भेज पाएंगी, ठीक है। हमारे ग्लैंड्स भी, कुछ ग्लैंड्स हमारे जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। हम नॉर्मल जो डेली एक्टिविटी होती है, अगर ये इम्पल्सेस नहीं रहेंगे, ये बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जनरेट होंगे, तो हम ना रनिंग कर पाएंगे, ना वॉकिंग कर पाएंगे और हमें वीकनेस रहेगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है। आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। इससे पहले हम ये टॉपिक ख़त्म करें, ये क्लास ख़त्म करें, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस दे दूं कि आप लोगों ने अगर BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, ठीक है। कौन सा कोर्स है, वो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है, 25,000 इसकी फ़ीस है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पे जो नंबर दिया गया है, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बाकी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक और कोर्स है आपके लिए जो कि है टेलीमेडिसिन कोर्स, ठीक है। अगर आप लोग अगर आप में से कोई भी बच्चा, ठीक है, मेडिकल स्टोर चला रहा है, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में उसे चेंज करना है, अगर आप चाह रहे हैं उसे मेडिकल स्टोर से फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स, आपके लिए सबसे बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस है इसकी 25,000,
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को ये करना है इन दोनों में से कोई भी कोर्स, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप लोग अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हैं। आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये नोटिस भी यहीं पे ख़त्म, ठीक है। और आज की क्लास भी यहाँ पर हम एंड करते हैं। हम अपनी अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास।